ठीक जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, डेबिट क्रेडिट इक्वल हाँ जी, क्वेश्चन करना था आपने 14.20 और क्वेश्चन नंबर 7 हो गए दोनों सवाल। चलिए जी, अच्छी बात हो गई। लो जी, मैं चैप्टर शुरू करते हैं। 14.20 का आंसर ठीक नहीं आ रहा, अब्दुल्ला मुनीर साहब फरमा रहे हैं, बाकी लोग बताएं। 14.20 का आंसर कह रहे हैं ठीक नहीं आ रहा। एंट्रीज करनी थी। हाँ जी बताएं, बाकी लोगों ने किया। हाँ जी, बाकी लोग बता नहीं रहे, इसका मतलब है कि इबादत में मशगूल रहे ज्यादा ही, और इसलिए जो है वो नहीं बता रहे। या रिजल्ट का इंतजार कर रहे, आंसर सेम नहीं आ रहा। हाँ जी, ये क्वेश्चन 14.59 हाँ जी, ये एंट्रीज हैं। ये एंट्रीज नहीं बनी आपकी, फिगर्स में कोई फर्क आ रहा है। एक दो पॉइंट गलत हैं, तो क्यों गलत हैं? वर्किंग की फिगर्स में डिफरेंस आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है और 7 हो गया। 7 तो आसान ही था, उसकी तो वर्किंग भी बड़ी प्यारी सी खूबसूरत की हुई है। ठीक हो गया। बस यही फर्क होता है आई कैप के सोल्यूशंस में और पैक के सोल्यूशंस में, कि पैक के सोल्यूशन जो है वो क्योंकि प्यारे प्यारे लोग वो सोल्यूशन बनाते हैं तो इसलिए वो प्यारे प्यारे होते हैं, और आई कैप के सोल्यूशन भी अच्छे लोग ही बनाते होंगे यकीनन, लेकिन ज्यादा लोग मिल जाते होंगे इसलिए वो सोल्यूशन कोई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता होगा। चलें देख लेते हैं। हाँ जी, एसेट खरीदा कब? 2005 में। सवाल जल्दी से देख लेते हैं। प्लांट खरीदा 2005 में। ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2011। एंट्रीज करनी है, तो इसका मतलब है 1 अप्रैल 2010 से एंट्री स्टार्ट होंगी और 31 मार्च तक जाएंगी। सिर्फ इस साल की एंट्रीज करनी है, 1/4/10 से लेके 31/3/11 तक एंट्रीज पास करनी है हमने। अब ये जो 2005 उसने कहा, ये 2005 कौन सा है? आगे देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हो। 10 ईयर्स जो है वो हमें लाइफ पता लग गई, और रीड स्टोर द साइट इसमें है। अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर। इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट वाज 80 million. It is estimated that the site restoration cost would amount to rupees 10 million. It is the policy of the company to measure its plant and machinery using revaluation model. Revaluation model लगा रहे हैं। When the plant commenced its operations on 1 April 2005, the prevailing market discount rate was 10%. इसका मतलब है पहला साल है हमारा कौन सा? 31/3/6। ठीक हो गया। तो 6 एक साल हो गया, 7 8 9 10 और 11 छठा साल है ये हमारा। ठीक, आगे चलते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2007 प्लांट वाज रीवैल्यूड एट 70 million इंक्लूडिंग साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट। नेट ऑफ नहीं है, इंक्लूडिंग है, तो बस 70 million पे रीवैल्यू कर देंगे। सोल्यूशन देखते हैं साथ ही। ये देखें जनाब,
1405। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की 10% पे, तो ये आ गया 3.855। फिर इस पे जो है वो 2006 का साल खत्म हुआ तो इंटरेस्ट लगा दिया, अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट के साथ हुआ खत्म, तो 7 का भी जो है वो रेट लगा दिया। तीन कॉलम बना लेते हैं, वर्किंग बना देता हूं आपको। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एंटीज में मेरा ख्याल कोई मसला नहीं होगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। एक 405। हाँ जी, एसेट कितने का है? इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट वाज 80 मिलियन, 80 मिलियन का एसेट है। और प्रोविजन फॉर रिस्टोरिंग द साइट जो है वो अमाउंट बन रही है कितनी? 3.855, 3.855। और ये 3.855 इसमें प्लस हो जाएगा। उसके बाद 31/3/6 और 31/3/7, इसका इंटरेस्ट बन रहा है कितना? 0.386 और 0.424, 0.386 और 0.424, ये ठीक है। 31/3/7 को कैरी डाउन बैलेंसेस क्या बने? डेप्रिसिएशन भी लगा दें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे, 10 साल की डेप्रिसिएशन 83.8555 डिवाइड बाय 10, तो ये बन जाएगा 8.39, 8.39, 8.39 जी। ये डेप्रिसिएशन है 2 सालों की, माइनस कर दें और इधर जो है वो कैरिंग अमाउंट निकाल दें प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की, बता दें कितना आता है। हाँ जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताएं, बल्कि ये ग्रॉस की बजाय कैरिंग अमाउंट हो गई, बता दें। हाँ जी, कितना आ गया? हेलो, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, ये इंटरेस्ट दोनों सालों का प्लस किया। जिन्होंने सवाल किए वो तो बता दें। 67.0755, तो इधर तो हमने, ठीक है चले, 55 आ गया और इंटरेस्ट बनता है 4.67। 4.67। चले, आगे क्या सवाल? रिवैल्यू कर दिया 70 मिलियन पे, इंक्लूडिंग साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट, बस और कुछ भी नहीं है, कोई एस्टीमेट में चेंज नहीं है, तो एसेट को 70 मिलियन पे ले जाएं। अपवर्ड रिवैल्यूएशन 70 पे लेके जाना है, कितना ऐड होगा? 3.2 पॉइंट समथिंग, बता दें। 31/3/7 को एसेट जो है वो रीवैल्यू हो रहा है 70 मिलियन पे, बता दीजिए 2.92। कहीं पे आप डेसिमल ज्यादा लिखवा रहे हैं, कहीं पे कम लिखवा रहे हैं, चलें खैर। और रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 2.92, 925, ये लें जी, 2.9245, बस ठीक है, अब इतना ही काफी है। 3 डेसिमल इधर भी लिखे हुए हैं तो 3 डेसिमल आप भी लिख लें।
हाँ जी, आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 2009 डिस्काउंट रेट चेंज हो गया। ठीक है, डिस्काउंट रेट जो है वो चेंज हो गया, बस इतना ही बताया हुआ। और उसके बाद फिर 2011 में चेंज आ रहा है। तो 2009 में डिस्काउंट रेट चेंज करना है तो पहले 2009 की कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेंगी। हाँ जी, 2007, 2008, 31/3/8 और 31/3/9। जी बता दें कितना इंटरेस्ट बनता है। 0.467 इंटरेस्ट दोनों सालों का। और फिर उसके बाद हाँ जी 10% इंटरेस्ट लगाते जा रहे हैं। पॉइंट 467 आ गया। उसके बाद कितना इंटरेस्ट बनता है, एक साल और डेप्रिसिएशन भी 2 सालों की लगानी है। हाँ जी, इस पे लगाया ना 10%। अभी कोई चेंज नहीं आया किसी किस्म का, तो इस पे 10% रेट लगा दिया, वो आ गया 0.467। इसको जमा करें, उसके बाद फिर 10% लगा दें, 0.514, 0.514 निकाल दें, कैरी डाउन कितना बनता है। और इसे डेप्रिसिएशन भी निकाल दें, 70 डिवाइडेड बाई 8 करके। 2 साल गुजर गए और 8 साल बाकी हैं। जी डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, 70 डिवाइडेड बाई 8.75। तो कितनी डेप्रिसिएशन ज्यादा बनी, उतना सरप्लस उड़ जाएगा दोनों सालों में। 8.75 माइनस 8.39, 0.36, 0.36, 0.36। 2 सालों में ये सरप्लस एडजस्ट हो जाएगा। एसेट का कैरी डाउन बता दें क्या आता है 31/3/09 पे। हाँ जी 70 में से 8.75 2 दफा माइनस कर दें और बता दें 52.5 आ गया। शाबाश। चलें, जिन्होंने नहीं भी किया वो भी अब सवाल जबरदस्ती कर ही लेंगे। और 2.925 में से 0.36 2 दफा माइनस कर दें, 2 पॉइंट समथिंग ही बनेगा। 0.72 निकाला तो 0.225, 205, 205। ठीक हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। 205। और प्रोविजन का बैलेंस क्या आ गया। हाँ जी जमा कर दें इनको। 5.65, 5.651 ले जनाब। अब आगे फिर चेंज आ गया। अब क्या चेंज आ रहा है, अब जो है वो रेट चेंज हो रहा है 12%। 12%। कितने साल बाकी हैं, अमाउंट में कोई चेंज नहीं बताया। अमाउंट रीजनल वही है 10 मिलियन, सिर्फ रेट चेंज हो रहा है, 12% हो गया। तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लें कि रिवाइज कैरी डाउन कितना बनता है, प्रोविजन कितनी बनती है, रिवाइज कैरी डाउन प्रोविजन। कैसे कैलकुलेट होगा, 10 इंटू 1/1 प्लस 0.12 पावर 6। ठीक है, 6 साल है ना बाकी। और यहाँ पे क्या किया हुआ है, 5.645।
ठीक है, ये कैलकुलेशन की हुई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलें बताएं। कैलकुलेट कर दें। 10 इंटू 1/1 प्लस 0.12 पावर 6। इसकी समझ नहीं आई। कितने साल रह गए बाकी? 10 में से कितने साल गुजर गए? 10 में से 4 साल गुजर गए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अगर लायबिलिटी आपसे कहा जाए निकालने, तो कैसे निकाल लेंगे? 10 इंटू 6 साल बाकी हैं तो 1/0.12 पावर 6। ऐसे नहीं निकालते क्या? ठीक है, इसी तरह कैलकुलेट करते हैं ना। ये तो पिछले तीनों सवालों में हमने इसी तरह कैलकुलेशन की, चेंज होता रहा और हम यही फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते रहे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाया है। चलें जी बता दें, ये पॉइंट करा देता हूँ आगे। आपका ठीक हो गया तो बस सही है। तो ये अमाउंट बता दीजिए। 5.0 5.066। तो अब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। कितना जी डिक्रीज इन लायबिलिटी? जरा अमाउंट बता दीजिएगा। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही तो जाहिर है प्रोविजन डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस। 0.584 ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी डेबिट कर दी, उसमें से माइनस कर दी, और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करना है तो उसमें प्लस हो जाएगा। 0.584 एसेट को नहीं छेड़ेंगे, सरप्लस में आ जाएगा, निकाल दें। कितना सरप्लस आता है जमा करके बता दीजिए। हाँ जी, जमा करके बता दें। 5 4 9 8 5 2 7 2.789। जी क्लियर। और कोई बात? और ये हम किस डेट पे कर रहे हैं? 31/3/11 पे, 31/9 पे। ठीक है, 31/9 पे। हाँ जी, इससे आगे कोई मसला है कि बस ठीक है? जी इससे आगे कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया। चलें जी, तो इससे आगे बस 2 साल की और कैलकुलेशन है, तो वो आगे जो है उसी तरह आप डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। अब जो है वो आपने जो ट्रांसफर करना होगा 2.789 डिवाइडेड बाय, उसको जो है वो अब आपके रह गए 6 साल, तो 6 पे डिवाइड करें और ये आप जो है वो ट्रांसफर करते जाएंगे। बस अमाउंट चेंज हो गई तो अब इस अमाउंट को डिवाइड करना शुरू कर देंगे। ऊपर 0.36 हमने ट्रांसफर किया था, 0.36 नहीं होगा, कुछ और होगा क्योंकि सरप्लस बढ़ गया हुआ है। चलो ओके हो गया, शाबाश। नेक्स्ट चैप्टर है जी हमारा एथिक्स का। कौन सा चैप्टर है? हाँ जी, चैप्टर 14 है। चैप्टर नंबर देख के बताइएगा स्टडी टेक्स्ट में। एथिक्स का चैप्टर कौन सा है? 14 तो नहीं होगा, 14 तो अभी हम कर रहे थे। 15 है या 13 है या 12 है? पहले का नहीं जी, अभी का बताएं। पुरानी बातें छोड़ दें, अब बात करें अब कौन सा चैप्टर है। 15 है, चलें जी। एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस पे जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, सिनेरियो दिया होता है और
उस पर आपने थ्योरेटिकल आंसर देना होता है। ICAP का कोड ऑफ एथिक्स है, उसके अकॉर्डिंग ही बताना होता है। सिचुएशन गिवन होती है, क्या बताना होता है, क्या सिचुएशन होती है, उस पर भी बात करेंगे। प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। एथिक्स क्या है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। कितने मार्क्स का होगा? हाँ जी, आपके पास ग्रेड्स हैं ना बने हुए, तो देख के बताएं कौन से ग्रेड में फॉल करता है और कितने मार्क्स हैं। शाबाश, बताइएगा। कोई साहब जरा चेक करें, किताब के शुरू में ग्रेड्स दिए हुए हैं, कितने मार्क्स का सवाल इस पे आएगा। हाँ जी, अली शौजब साहब ने शायद इसका एब्रीविएशन बताया, याद रखने का तरीका। कोई ग्रेड नहीं है? हाय हाय, ये क्या बात कर दी आपने, ग्रेड क्यों नहीं है? किसी ग्रेड में तो है ना, अदर एरियाज में दिया हुआ है, एथिक्स एंड अदर एरियाज 30 से 40 मार्क्स। तो इसका मतलब है कि 30 नंबर का सवाल आ सकता है इस पे। अच्छा जी, अभी तक जो सवाल आए हैं ना, बल्कि मैं आपको बताता हूँ पहले क्या था। उमर साहब कहते हैं मेरी किताब में ग्रेड नहीं है। हाँ, जो ICAP ने किताब अपलोड की है ना, उसमें ग्रेड नहीं दिए हुए, सिलेबस अलहदा से दिया हुआ है। तो आप सिलेबस अलहदा से डाउनलोड कर लें, उसमें तीनों सब्जेक्ट का ना इकट्ठा ही दिया हुआ है, इंट्रो का, कैफ 1 का, कैफ 5 का और कैफ 7 का, अकाउंटिंग का ना। तो उसमें आप कैफ 7 देख लीजिए। तो बहरहाल ये मोहसिन साहब सही बता रहे हैं कि अब जो है एथिक्स एंड अदर एरियाज में 30 से 40। पहले ये था कि एथिक्स का अलहदा से एक ग्रिड था और उसका वेट था 8 से 12 नंबर का। तो पेपर में सवाल लाजमी आता था 8 से 12 नंबर का। 12 का तो कभी आया नहीं, 8 का ही आता था हमेशा, क्योंकि 8 से कम हो नहीं सकता था। अब इसका ग्रिड जो है वो और चैप्टर्स के साथ मिला दिया। ठीक है। अच्छा, मोहसिन साहब कहते हैं पहले लेक्चर में लिखवाया था, तो वही वाला उन्होंने बताया। ठीक हो गया, सही है, आपने ठीक बताया। तो वो सिलेबस ना डाउनलोड कर लें, बल्कि ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो लोग अपने पास कॉपी कर लेंगे। तो इसलिए पहले तो 8-8 नंबर का आता रहा, ये क्वेश्चन लाजमी आता था हर टाइम में। अब कितने मार्क्स का आएगा? अब 30 से 40 नंबर है, तो हो सकता है इस पर 30 नंबर का आ जाए, हो सकता है इस पर 40 नंबर का सवाल आ जाए, लेकिन अदर एरियाज काफ़ी सारे हैं जो इसमें साथ हैं। तो इसलिए अब भी यही चांस है कि इस पे क्वेश्चन आएगा, तो यही होगा 5 नंबर 10 नंबर, इससे ज़्यादा का सवाल शायद ना बन सके इस पे। ठीक, चलें जी। इंटेग्रिटी आपने पढ़ा हुआ ऑडिट में, बता दीजिए ज़रा इंटेग्रिटी क्या होता है। सबसे पहले ना हमें ये एथिक्स के मतलब, ये प्रिंसिपल्स जो हैं इनके मीनिंग आने चाहिए, कम से कम 2-2 लाइनें हम लिख सकें। इंटेग्रिटी क्या होती है, दयानतदारी को कहते हैं, ऑनेस्टी को कहते हैं। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो ना सही। ऑडिट में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं और अकाउंटिंग में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से पढ़ते हैं। ऑडिटिंग में पढ़ते हैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑडिटर जो उसने ऑडिट करते करते हुए कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जॉब कर रहा है बंदा, जो अकाउंटिंग कर रहा है बैठ के। मतलब तकरीबन एक जैसे हैं, बस व्यू पॉइंट डिफरेंट है। हाँ जी, अकाउंटेंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप्स। ठीक है। फेयर डीलिंग, ट्रूथफुलनेस, ये 4 लफ्ज ना आपको याद कर लेने चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, फेयर डीलिंग और ट्रूथफुलनेस, इसे कहते हैं इंटेग्रिटी। ठीक हो गया। अब ये इंटेग्रिटी कैसे होगी? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब यहाँ पे देखें अकाउंटेंट की बात हो रही है, ऑडिटर की नहीं बात हो रही। should not be associated with reports, returns, communication or other information where they believe that the information contains a materially false or misleading statement। ठीक है, कोई मिसरीडिंग या फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए।
हाँ जी, कंटेन स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश रेकलेसली, कोई गलत, इसका मतलब भी यही है। ओमिट्स और ऑब्सक्योर्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड वे सच ओमिशन और ऑब्सक्योरिटी वुड बी मिसलीडिंग, वो इनकार कर दे, मत करे, इंफॉर्मेशन ऐसी जो है वो उसको अकाउंट्स का पार्ट ना बनाए। ये पैक की किताब से कर लें, हाँ पैक की किताब से कर लें तब भी ठीक है, यहां से कर लें तो भी ठीक है, इधर भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो बेसिकली इंटेग्रिटी क्या है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन ना हो, फेयर फेयर होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है। इंटेग्रिटी है वो ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो कि चीजें सारी फेयर हो, गलत इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है, कोई मिसलीडिंग चीज ना हो, कोई फॉल्स स्टेटमेंट्स ना हो उसमें, इंटेग्रिटी। सेकंड है ऑब्जेक्टिविटी, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, मेंबर्स शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स टू ओवरराइड देयर प्रोफेशनल बिजनेस जजमेंट्स, ठीक है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो आप समझते हैं बड़ी अच्छी तरह कि अगर कोई प्रेशर हो, आप काम गलत कर दें तो इसका मतलब है आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप, और अनड्यू इन्फ्लुएंस ये नहीं कि वर्क प्रेशर, किसी का प्रेशर, डायरेक्टर का, मैनेजमेंट का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, कोई आपको कहे ये इस तरह से करो, कोई आपका सीनियर कह दे, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट may be exposed to situations that may impair objectivity. It is impracticable to define and prescribe all such situations. पर्सनल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, हाँ जी ये भी हो सकता है कि आप जो है वो बाइस हो जाएं, किस वजह से, पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से। अभी हम देखेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्टिविटी फॉलो ना हो, इंटेग्रिटी फॉलो ना हो, तो कौन से थ्रेट्स होते हैं, या कौन से थ्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से ये प्रिंसिपल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर में। तो ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी भी बेसिकली तकरीबन फेयरनेस ही है, लेकिन बायसनेस ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हो तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करें। फिर रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है वो बायसनेस हो जाए, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, थर्ड, पहला क्या था इंटेग्रिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है कि मेंबर्स के पास जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज हो और स्किल्स हो, ठीक है जी, प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स हो, दोनों चीजें, नॉलेज भी हो स्किल्स भी हो। दैट अ क्लाइंट और एम्प्लॉय रिसीव द कॉम्पिटेंट सर्विस बेस्ड ऑन करंट डेवलपमेंट्स इन प्रैक्टिस। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, सबसे पहली बात ये है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अगर आप कहें ना, क्वालिफाइड हो बंदा, क्वालिफाइड हो तो इसका मतलब है कॉम्पिटेंट है, हो ना हो वो अलग बात है, और बंदा को क्वालिफाइड नहीं है तो शायद वो कॉम्पिटेंट नहीं है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रेलेवेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, वॉट एवर इट इज। और फिर उसके बाद ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सीपीडी, सीपीडी, कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये जरूर होनी चाहिए। आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे, रिजल्ट आ रहा है कल अल्लाह के फजल से, सुबह इंतजार करूंगा आपके मैसेजेस का, सर जी मैं भी पास, मैं भी पास, मैं भी पास, इंशाल्लाह लाइन लग जाएगी। अच्छा जी, तो क्वालिफाई करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे आई कैप के, तो एक एनुअल सब्सक्रिप्शन आपने देनी होती है आई कैप को, एनुअल सब्सक्रिप्शन, वो मैंने बताया था 20,000 के करीब है एसोसिएट मेंबर के लिए आजकल, और 25,000 के करीब है फेलो मेंबर के लिए एनुअल। उसके अलावा आई कैप कहता है कि सीपीडी आज पूरे करें, सीपीडी आज, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट आज पूरे करें। ये आज क्या है, कोई ट्रेनिंग अटेंड कर लें, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लें, कोई किताब पढ़ लें, कोई ऑनलाइन एक्टिविटी हो, लाइब्रेरी में बैठ के जाके पढ़ लें, कोई किताब लिख दें, वगैरह वगैरह। और कितने आवर्स हैं, 240 आवर्स। ये वैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इन 3 ईयर्स। पहले एनुअल होते थे, उन्होंने कहा चलो कभी कम हो गए कभी ज्यादा हो गया, आप ऐसे करें 3 सालों में 240 घंटे पूरा कर लिया करें,
तो ये भी पूरे करना ज़रूरी है। अगर आप ये पूरे कर रहे हैं तो इसका मतलब है CPD आपकी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है, कॉम्पिटेंसी आपकी बरकरार है, वरना स्टैंडर्ड नए आते जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। और ऐसे ही होता है, नए स्टैंडर्ड्स उन पे कुछ जो है वो सेमिनार्स हो रहे होते हैं, वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, वो अटेंड कर लें, कोई कॉन्फ्रेंसेज हैं वो अटेंड कर लें। 240 आवर्स इन 3 ईयर्स, और ये जो आवर्स हैं इसके पैसे भी देने होते हैं। मसलन अगर एक दिन की वर्कशॉप आप अटेंड करते हैं, एक दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है 8 घंटे की, फीस होती है उसकी 12,000 रुपया, ठीक है, तो तकरीबन 1,000 रुपया घंटा आप समझ लें तो 2,40,000 रुपया ये भी खर्च करना है 3 सालों में। लेकिन आपने थोड़ी करना है, आपका एम्प्लॉय दे रहा होगा पैसे। आप लाहौर में बैठे होंगे, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आपको जो है वो स्टे भी देंगे, साथ जो है वो आपको कॉन्फ्रेंस की फीस भी देंगे, तो बस क्वालिफाई करना शर्त है। तो ये पैसे पूसे सारे ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन देती रहेगी, आपने परेशान नहीं होना। जाने आने का, जहाज का टिकट भी मिल सकता है, गाड़ी का पेट्रोल वगैरह वगैरह सारा कुछ। इन शॉर्ट, नीचे वाले अकाउंटेंट्स ऊपर वालों को फीड करते हैं और कस्टमर्स नीचे वालों को। उमर साहब ने कोई गहरी बात कह दी है लगता है, तो ये बातें पता नहीं जब बड़े होंगे आप तब समझ आएंगी, मुझे अभी समझ नहीं आई क्योंकि अभी मैं भी छोटा ही हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कॉन्टिन्यूइंग, जिसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है वो बेचारा क्या करे। अल्लाह अकबर। अली शोजब साहब, जो अपना काम करने में मजा है, अपने बिजनेस में मजा है, वो तो फिर नौकरी में तो नहीं है ना। नौकरी नौकरी होती है, भावें 5 लाख तनख्वाह क्यों ना हो, भावें 10 लाख तनख्वाह क्यों ना हो, नौकरी तो नौकरी होती है। और अली शोजब साहब, आप इतनी छोटी सी सोच क्यों रखते हैं? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, आप जो है वो 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट को नौकर रखें अपना, है तो फिर ये इतने छोटे छोटे खर्चों का तो मसला ही नहीं होगा। जहां आप 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लेंगे और उनको जो है अगर 2-2, 3-3 लाख रुपया भी दें, निके निके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रख लें, तो आप सोचें कि 6 बंदे आपने रखे हो तो 6 दूनी 12, ये 6 थी 18 लाख रुपया आप उनको दे रहे होंगे महीने का। तो ये छोटे छोटे खर्चे तो कुछ भी नहीं है। बड़ी सोच सोचा करें, छोटी छोटी सोचें सोचने का क्या फायदा। ख्वाब देखने हैं तो बड़े बड़े ख्वाब देखा करें। हाँ जी, ठीक है। और वैसे भी ख्वाब जो है ना, वो कहते हैं कि ख्वाब जो है वो नहीं होते जो बंदा सोते में देखता है, ख्वाब तो वो होते हैं जो बंदे को सोने नहीं देते। चलें जी, आगे चलते हैं। CPD, तो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ना, वो यह क्या आपने पाबंदी लगाई हुई है। अच्छा जी। तो अगर CPD आप कर रहे हैं, आज कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी डेवलपमेंट होती जा रही है। और फिर ड्यू केयर भी था। ड्यू केयर क्या है? वही, एक्ट डिलीजेंटली इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी आप जो है वो जो भी टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है ना, उनको फॉलो करते जाएं, तो इसका मतलब आप ड्यू केयर के साथ काम कर रहे हैं। पहली बात है नॉलेज और स्किल्स हो, दो बातें इसमें इकट्ठी करनी है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में, नॉलेज और स्किल्स। हाँ जी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की अगर बात करें तो उसमें दो चीजें आ गई, नॉलेज आ गया, अपडेटेड नॉलेज, ठीक है, इसको आप कहें अपडेटेड नॉलेज, और दूसरा जो है वो स्किल्स, ये दो चीजें। और अगर ड्यू केयर की बात करें तो उसमें क्या है, टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो है उनको फॉलो करना है। हाँ जी, टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। ये वर्ड्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जाए ये वर्ड्स उसमें जरूर लिख दें। और ये जो की वर्ड्स होते हैं ना, ये अपने आंसर में लिख देना, नंबर पूरे आ जाया करते हैं। लो जी, आगे बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है
क्या आप जो ऑर्गेनाइजेशन की बातें सबको बताते फिरे दुनिया में कि नहीं बताते फिरे? जी। इंटरनल इंफॉर्मेशन शुड नॉट डिस्क्लोज इंटरनल इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी विदाउट अथॉरिटी। ठीक है, जहां कोई प्रोफेशनल आपका लीगल जो है वो राइट है, ड्यूटी है डिस्क्लोज करना, तो फिर करें। जैसे आईएसएस ने कहा ये इंफॉर्मेशन बता दें, वो तो आपने करनी है। लेकिन इंटरनल इंफॉर्मेशन, प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज वगैरह वगैरह, यहाँ कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो, लेकिन एडवांस में किसी को मत बताएं। मसलन ऑर्गेनाइजेशन इस दफा डिविडेंड देगी नहीं देगी, आप पहले ही लोगों को बताना शुरू कर दें, लोग जो है वो कहें अच्छा शेयर खरीद लो, ये हो जाए वो हो जाए, तो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो आपने नहीं देनी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप शुड नॉट बी यूज फॉर द पर्सनल एडवांटेज, और उससे कोई जाती फायदा भी नहीं उठाना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कि जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन should not be disclosed to third parties. Disclosed to third parties. थर्ड पार्टीज को नहीं देना, एक ये बात, और दूसरा दो बातें कि खुद भी नहीं देना, कोई पर्सनल बेनिफिट भी नहीं आपने उससे उठाना। ठीक है, नो पर्सनल बेनिफिट। और उसके बाद आखिरी है प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है? कि लॉज और रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है? लॉज और रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करना है। Laws and regulations should be followed in any case. ठीक है, while doing accounting। जाहिर अकाउंटेंट के लिए बात हो रही, तो ये 5 इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, इन सब को जो है वो प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करना है। इधर भी बताए हुए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, यहां से भी आप कर सकते हैं, इधर भी अच्छा दिया हो, जहां से आपको अच्छा लगे आप इसको कर सकते हैं। सवाल देखते हैं इस पे क्या आए हुए। क्वेश्चन, list the fundamental principles as mentioned in ICAP's code of ethics and describe the guidance expressed in respect of principle of integrity। क्या करना है? हाँ जी, क्या करना है इस सवाल में? 5 नंबर का सवाल पेपर में आया हुआ है। हाँ जी, सिर्फ नाम बताने हैं, लिस्ट दें। लिस्ट का मतलब है नाम बताने, 5 के नाम बताने, 5 के नाम बता दिए, ओके फाइन। उसके बाद इंटेग्रिटी को एक्सप्लेन करना है, बस इंटेग्रिटी को एक्सप्लेन करना है। तो 5 नाम बता देने हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, और उसके बाद जो है प्रोफेशनल बिहेवियर।
ये 5 नाम दे देने हैं एज इट इज, नाम ये याद रखने हैं, ठीक है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये 5 नाम लिख देने। उसके बाद इंटेग्रिटी को एक्सप्लेन कर देना। 5 नंबर आ गए, इतना सा काम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। थ्रेट्स क्या हैं? हाँ जी, 5 ही थ्रेट हैं। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन, ये 5 थ्रेट्स हैं। वो कहते हैं ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको थ्रेट्स हैं। कौन से थ्रेट्स हैं? ये वाले, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन। क्या है ये थ्रेट्स? सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट है जिसमें जाती कोई फायदा हो। सेल्फ इंटरेस्ट threats may occur as a result of the financial or as an interest of members or their immediate or close family members। उनका अपना फायदा हो या उनके किसी क्लोज फैमिली मेंबर्स का फायदा हो, किसी इमीडिएट क्लोज फैमिली मेंबर्स का फायदा हो। उससे होगा क्या कि ये जो 5 ऊपर हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, वो 5 प्रिंसिपल्स जो हैं वो शायद फॉलो ना हो सके, वो शायद फॉलो ना हो सके। ये बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है कि ये थ्रेट है इन प्रिंसिपल्स के लिए कि वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो फिर कंप्रोमाइज हो जाएंगे। वो जो 5 प्रिंसिपल्स हैं वो 5 प्रिंसिपल्स फॉलो होने की बजाय वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे, फॉलो नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट मे क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू इंसेंटिव कंपनसेशन अरेंजमेंट्स, concern over employment security, commercial pressure from outside the employing organization, incentive compensation arrangements, अगर प्रॉफिट ज्यादा आए बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। थोड़ा प्रॉफिट आया तो शायद बोनस ना मिले। तो ये एम्प्लॉय है खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये क्या चाहेगा? प्रॉफिट आ जाए कि ना आए? बताएं। और लोगों का तो फायदा होना है लेकिन इसका अपना भी फायदा हो जाएगा, इसका अपना भी फायदा हो जाएगा। पहला कंपनसेशन अरेंजमेंट्स के उससे जो है वो कंपनसेशन, तो वो कहेगा कि प्रॉफिट आए, प्रॉफिट ओवरस्टेट कर दो, बोनस तो मिलेगा ना। मसला क्या है? 2-4 एंट्री करनी है ना, अकाउंटेंट के लिए कौन सा मुश्किल होता है? एंट्री पास करना, डेप्रिसिएशन को अंडरस्टेट कर दो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डेप्रिसिएशन का चार्ज कर दो। मिलियंस में बिलियंस में फिगर्स होती हैं, किसने चेक करनी है? आपने खुद ही करनी है। या कंसर्न ओवर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है प्रॉफिट ज्यादा नजर आए, अगर ये नहीं शो करेगा ज्यादा प्रॉफिट अकाउंटेंट तो क्या होगा? उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। उसका एक सेल्फ इंटरेस्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है वही हो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, उसको फारिग कर दिया जाएगा। यहाँ बाहर से प्रेशर्स हो, कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। बाहर से क्या प्रेशर है? सप्लायर है एक, सप्लायर है एक, उससे माल खरीदना है। वो कहता है मेरा ऑर्डर जो है वो बुक करवाओ, मेरे लिए ऑर्डर बुक करवाओ, यानी कि क्या करो कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे ही ऑर्डर दे, बेशक मैं माल महंगा भी बेच रहा हूं। तो आपने जो है वो बताना होता है, ये जरूरी नहीं होता सस्ता माल खरीदें, बाद दफा महंगा खरीदते हैं, क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, तो आप बताएंगे जी बाकी लोग सस्ता इसलिए दे रहे हैं कि उनकी क्वालिटी नहीं है, इसकी क्वालिटी ठीक है इसलिए इससे खरीदें, लेकिन अंदर खाते कमीशन तय हो गया। उसने कहा तुम मेरा ऑर्डर जो है वो लगवाओ और इतना कमीशन तुम्हें जो है वो मैं दे दूंगा, मसलन 2% भी दे दें, और 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर हो तो 2 लाख रुपए तो मिल गया ना। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मोहसिन साहब कह रहे थे शायद छोटी छोटी बातें कर रहे थे, कौन साहब, तो बड़ी बात करें कि 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर है तो 2 लाख रुपए बैठे बैठे हाथ आ जाए। ठीक है, और अगर अगर वही ऑर्डर जो है वो रेपिटेटिव बेसिस पे हो, हर महीने 1-2 करोड़ रुपए का ऑर्डर जा रहा हो, माल खरीद रहे हो, तो आप सोचें तनख्वाह अपनी जगह और 2-4 लाख रुपया अपनी जगह पे बखरा मिलता रहेगा।
नहीं उमर साहब बता देने हैं, बिलियन च कर लो, बिलियन में कर लें, डॉलर्स में कर लें, $1 बिलियन का ऑर्डर है हूँ, ठीक है, मेरे कड़े पैसे लगने ने बधानते। अच्छा जी, एग्जाम्पल, Ibrahim is a member of ICAP working as a unit accountant. He is a member of a bonus scheme. देखें अगर हम ये सोचें ना कि अच्छा ठीक है यार, फिर तो नौकरी तो बड़ी ज़बरदस्त हैं, ऑर्डर जो है वो लगवाते जाएं लोगों के और उसमें से कमीशन खाते जाएं, तो बताएं ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, ठीक है, और वो कमीशन आप खा रहे हैं जो आपका हक नहीं बनता, बातें सियासी हो जाएंगी फिर। तो खैर मुझे बताएं फिर क्या ये जायज़ है, गलत है ना? तो अगर ऐसा सोचते हैं, आप ये सोचें मैं अच्छा काम करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम करूंगा, तनख्वाह लूंगा मैं 5 लाख रुपया महीने की, तो वो ठीक है। 5 लाख छोड़, आप 5 मिलियन तनख्वाह ले लें, होती है लोगों की तनख्वाह इतनी इतनी, लेकिन काम ठीक करना है तो बस फिर स्वभाव ही स्वभाव है। लेकिन अगर सोचा अच्छा है भी हो सकता है तो मैं फिर एक काम करी जाऊंगा, तो फिर स्वभाव नहीं है, फिर गुनाह है। हाँ जी, क्या है जी, ही इज अ मेंबर ऑफ अ बोनस स्कीम अंडर विच, बोनस स्कीम जाहिर है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट कमेटीज के पार्ट भी होते हैं, तो एक बोनस स्कीम की कमेटी बनी हुई है, उसका मेंबर भी है। क्या होगा, स्टाफ रिसीव बोनस ऑफ 10% ऑफ देयर एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी का 10%, यानी कि एक तनख्वाह से भी ज्यादा अमाउंट। इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एक्सीड्स आर ट्रिगर लेवल, एक टारगेट है, अगर उससे प्रॉफिट एक्सीड कर गया तो 10% बोनस मिल जाएगा सबको। हाँ जी, बता दें क्या उसकी ही ख्वाहिश होगी कि उस टारगेट लेवल से प्रॉफिट ऊंचा ऊपर आए कि ना आए। इब्राहिम हैज बीन रिव्यूइंग वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर टू सपोर्ट दिस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बना रहा है। ही हैज फाउंड अ लॉजिक एरर इन अ स्प्रेडशीट यूज्ड एज अ मेजरमेंट टूल फॉर प्रोविजंस। वो देख रहा है कि प्रोविजंस जो है ना, अभी हमने प्रोविजन के चैप्टर पढ़ा कि उसमें जो है ना वो कुछ गड़बड़ है, एरर है, करेक्शन ऑफ एरर। अगर करेक्शन करेंगे तो क्या होगा, प्रोविजंस बढ़ जाएंगी, दिस वुड डिक्रीज प्रॉफिट बिलो द ट्रिगर लेवल फॉर द बोनस। तो वो उस टारगेट प्रॉफिट से, कि उन्होंने कहा इतना प्रॉफिट हो जाए, मसलन 2 बिलियन का प्रॉफिट हो जाए तो हम बोनस दे देंगे, वो 2 बिलियन से नीचे चला जाएगा। तो अब इब्राहिम साहब क्या करेंगे, क्या वो प्रोविजंस को ठीक कर दें या दबा दें उसको? खैर है, किसने चेक करना है, ऑडिटर को भी नहीं पता लगेगा, ऑडिटर भी बंदा ही होगा ना। हाँ जी, दबा देना उसको फिर कि ठीक कर दें। अब अगर उसको वो ठीक कर देते हैं, प्रोविजंस बढ़ जाएंगी, जब प्रोविजन बढ़ जाएंगी तो प्रॉफिट डाउन चला जाएगा, बोनस नहीं मिलेगा। अब क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट आ गया उसका, और सेल्फ इंटरेस्ट से क्या होगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा। अब यहां पे अगर बोनस जो है वो बोनस लेने के लिए अगर प्रोविजंस को ठीक नहीं किया जाता, तो बताएं कौन कौन से प्रिंसिपल जो है वो इफेक्ट हो गए, बता दीजिए कौन कौन से प्रिंसिपल इफेक्ट हो गए। 5 हमने पढ़े, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, उसके बाद था कॉन्फिडेंशियलिटी, और फिर था प्रोफेशनल बिहेवियर। हाँ जी, ऑब्जेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गया, तो व्हाट अबाउट इंटेग्रिटी, ईमानदार रहे हो, इंटेग्रिटी भी डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो गया, बायसनेस आ गई, ईमानदारी गई, फिगर्स गलत हो गई, फेयर नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी, बायसनेस आ गई, 2 हो गए। और प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, वो पूरा हो गया, बताएं वो तो नहीं इफेक्ट हुआ ना? हाँ जी, इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? जाहिर है ड्यू केयर भी नहीं हुआ, ड्यू केयर भी रह गया। और उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटसाइडर को तो कुछ नहीं बताया ना। और प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में क्या ख्याल है, वो भी डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया? जाहिर है अगर प्रोविजंस नहीं कर रहे तो आप लॉस को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप सोचें कि सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट, इस एग्जाम्पल में एक सेल्फ इंटरेस्ट था, उसकी वजह से 4 प्रिंसिपल्स जो है वो इफेक्ट हो गए, 4 प्रिंसिपल्स जो है वो एट स्टेक आ गए, राइट? ऐसा भी हो सकता है
कोई एक थ्रेट हो वो पांचों को इफेक्ट कर दे, ये हमें देखना पड़ेगा। तो इस केस में 4 जो है वो प्रिंसिपल्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमें बताना होगा। इस तरह हमसे पूछा जाता है कि बताएं कि कौन सा थ्रेट है, हम बता देंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। ओके, तो उसका इंपैक्ट क्या है, कौन कौन से जो है, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। साथ ये पूछा होता है, 2 बातें अक्सर ये सवाल आता है। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कंपनी के हर बंदे पर अप्लाई होंगे, डायरेक्टर, सीईओ वगैरह पर। इसका जवाब कौन सा आप देंगे? हाँ जी, आप में से कोई साहब इसका जवाब देना पसंद करेंगे कि मोहसिन साहब ने सवाल पूछा कि कंपनी के हर बंदे पे अप्लाई होंगे, सिक्योरिटी गार्ड पे भी अप्लाई हो जाएंगे, ये अकाउंटेंट पे अप्लाई होंगे, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हैं। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोड ऑफ एथिक्स दिया है आईसीएपी ने, उसके अंदर ये सारी डिस्कशन हो रही थी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। ठीक हुई बात। ले जी, अगला थ्रेट देखते हैं, बस एक और थ्रेट, 2 थ्रेट देखेंगे, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सारा नहीं पढ़ना आज हमने, ज्यादा पढ़ने का तो हमें वैसे ही शौक नहीं है, लेकिन जब आप अगली क्लास में आएंगे तो मैंने आपसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पूछने हैं, आपने फर सुनाने हैं, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फिर उसके बाद 2 थ्रेट आपको पता हो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और सेल्फ रिव्यू थ्रेट, और उनका मतलब आता हो, फिर हम उससे आगे बात करेंगे और सवाल भी करेंगे इसके। ठीक है, ये टॉपिक तो इस तरह का है कि पढ़ते जाएं, क्लास में तैयार हो जाए, तो इसको हमने क्लास में ही तैयार कर देना है। सेल्फ इंटरेस्ट तो समझ आ गया ना। लो जी, सेल्फ रिव्यू क्या? सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स अक्कर, खुद रिव्यू कर रहे हैं, व्हेन, हाँ जी, व्हेन अ प्रीवियस जजमेंट नीड्स टू बी री एवेल्युएटेड बाय मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जजमेंट। अपना काम किया हुआ खुद ही रिव्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर अ मेंबर हैज बीन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ क्लाइंट, he may be unwilling to find fault with the financial statements derived from those records। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बना रहे हैं, बना दी हमने। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कंसल्टेंसी दे रही होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उनके अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाई, हम उसको जो है वो रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें पता लग गया क्या गलती है। लेकिन अगर हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये गलती है, तो उसमें किसकी इज्जत होगी, किसकी बेइज्जती होगी? हाँ जी बताएं। हमने एक तो ये ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, अभी किसी को दी नहीं, खुद ही देख रहे हैं, कर लिया, लेकिन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, डायरेक्टर को पेश कर दी, उन्होंने देख ली, उसके बाद हमें पता लगा ये तो गलती है, हम उसको बैठ के देख रहे हैं। अब हम अगर बताते हैं कि गलती है इसमें तो भी मारे जाते हैं, और अगर नहीं बताते तो भी मारे जाते हैं। अगर बताते हैं तो फिर हमारी अपनी बेइज्जती होगी, अपनी नहीं होगी। अच्छा जी, सीए की बेइज्जती होगी। तो circumstances that may create self-review threats include, but are not limited to, business decisions or data being subject to review and justification by the same chartered accountant in business responsible making those decisions or preparing that data। ठीक है, खुद इसको रिव्यू कर रहा है, तो अपनी गलती को खुद पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल होगा। ये बता दे कि सर जी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आपको दे दी थी, लेकिन इसमें ये गलती रह गई, तो फिर वो आगे से जो बातें सुनने को मिलेंगी तो बंदा कहेगा चलो छोड़ो याद जाने दो, खैर। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है कि अपने काम को खुद रिव्यू करना और अपनी गलती पता लग जाए उसको पॉइंट आउट कर देना। तो जब आप सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा, पॉइंट आउट उसको नहीं करेंगे, तो उससे फिर अगेन काफी सारे जो है वो प्रिंसिपल्स इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब इंटेग्रिटी गई, ऑब्जेक्टिविटी गई। ठीक है, डिपेंड करता है, कोई लॉज एंड रेगुलेशंस उसमें अगर थे फॉलो करने वाले, वो नहीं किए, तो बहरहाल फिर भी 2-3 जो है प्रिंसिपल्स इफेक्ट हो जाएंगे। तो 5 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, रिपीट कर देता हूं। इंटेग्रिटी पढ़ा, ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर पढ़ा, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी था, फिर आखिरी था प्रोफेशनल बिहेवियर, 5। फिर उसके बाद हमने सेल्फ इंटरेस्ट पढ़ा कि थ्रेट क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, फिर सेल्फ रिव्यू का थ्रेट है। ये 2 थ्रेट हमने पढ़े। सेल्फ इंटरेस्ट है जिसमें अपना जाती फायदा हो, सेल्फ रिव्यू है कि अपना किया हुआ काम उसको रिव्यू करना और उसमें फिर गलती नजर आ जाए तो उसको पॉइंट आउट ना करना। ठीक है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ले जनाब, फिर अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह खैर का दिन हो, कल खैर का रिजल्ट आए, अच्छे अच्छे रिजल्ट आए,
सारे पेपर आपने जितने भी दिए हैं वो अल्लाह के फजल से पास हो जाएं इंशाल्लाह ताला। फिर मुलाकात आपसे होगी थर्सडे को इसी टाइम पे 12 बजे SAR2 की क्लास में। और इस दौरान व्हाट्सएप पे तो रब्ता रहेगा ना, तो उसमें आपके मैसेज आते रहेंगे अच्छे, ठीक है, क्या आपने पास कर लिया, ये भी पास कर लिया, ये भी कर लिया और माशाल्लाह ये भी कर लिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।